गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 14 कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप सभी को पता होगा। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। मतलब इस चैप्टर में आपको ग्राफ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है, क्योंकि आप पिछले क्लासेस में भी ग्राफ के बारे में जानते होंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। जैसे पहला जो आपका है बार ग्राफ क्या होता है आपको पता है कि ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, जिनका हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किन्हीं डेटा को कंपेयर करने के लिए। जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल ले लें अगर हम, तो इसमें देखिए ये मार्क्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स का, ठीक है। यहाँ देखिए पहले स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले, इधर मार्क्स है मैथ्स में और इधर स्टूडेंट है, तो ये पहले स्टूडेंट को कितने यहाँ तक गया है और ये किसके सामने है, ये 20 और 30 के बीच, मतलब ये 25 है। ऐसे दूसरे स्टूडेंट को कितना मिला है, दूसरे को 30 मिला है और तीसरे वाले को ये इसके 40 और 50 के बीच में, तो ये 45। तो ये देखिए हम यहाँ कंपेयर कर लिया, हमें पता चल गया कि पहले थर्ड वाले स्टूडेंट को 45, सेकंड वाले को 30 है, जबकि फर्स्ट वाले स्टूडेंट को 25 मार्क्स मिले हैं बस। तो बार ग्राफ का इस्तेमाल बेसिकली किस लिए किया जाता है, कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैसे कंपेयर करके बताया गया है कि किस दिन जो है आपका नहीं कौन से फ्रूट्स जो है कितना सेल हुए, ठीक है। जैसे हाँ, और ये दिन भी दिया हो मंडे और ट्यूसडे। देखिए ये वाला जो कलर है ये मंडे रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला ट्यूसडे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मंडे और ट्यूसडे के दिन मैंगो कितना सेल हुआ, तो देखिए ये मंडे के दिन मैंगो कितना सेल हुआ, ये यहाँ पे आया 15 और 20 के बीच में, मतलब 17.5 kg, ठीक है। और ये जो है आपका कितना सेल हुआ यहाँ 20 और 25 के बीच में, मतलब 22.5 kg ये, ठीक है ना। तो मंडे के दिन इतना सेल हुआ और ट्यूसडे के दिन इतना। ये क्या है, मैंगो। ऐसे एप्पल का, ऑरेंज का, सबका दिया हुआ। तो बेसिकली आप समझ ही गया होगा कि अब तक कि हम इससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगला जो हमारा ग्राफ है उसे हम बोलते हैं पाई ग्राफ, या फिर इसको हम सर्किल ग्राफ भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका भी कंपेरिजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये जो है किसी मतलब किसी होल पार्ट का, तो किसी एक होल कंप्लीट चीज़ का फ्रैक्शनल मतलब रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ देखिए एग्जांपल दिया भी हुआ है आपका, ये कोई एक न्यूज़ चैनल की बात हो रही है, मतलब ये टीवी चैनल की बात हो रही है, सॉरी, ठीक है। ये टीवी चैनल का एक वो है आपका ग्रुप है, जिसमें से ये बताया गया कि 50% लोग जो है इंटरटेनमेंट वाला चैनल देखते हैं, जैसे आप लोग देखते हो अपना, ठीक है ना। क्या वही सॉन्ग्स के, मूवीज़ के, या फिर किड्स के जो चैनल होते हैं वो इंटरटेनमेंट के हो गए। यहाँ पे 50% लोग इतने ये चैनल देखते हैं। 25% पीपल जो है वो स्पोर्ट्स के चैनल देखते हैं। न्यूज़ केवल 15%, और जबकि इन्फॉर्मेटिव जो है वो 10% लोग देखते हैं। तो ये जो पूरा है ये टीवी चैनल का है, तो ये ग्रुप हुआ ना, तो ये कंप्लीट हुआ। अब इसके अलग अलग हिस्से कर दिए गए हैं आपके, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरीके को डेटा को हम सर्किल ग्राफ या फिर पाई ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कोई केवल एक ही डेटा होता है, उसको अलग अलग पार्ट में बांटना होता है। यहाँ डेटा ये टीवी चैनल है और टीवी चैनल के अब अलग अलग पार्ट कर दिया कि इंटरटेनमेंट वाला जो चैनल जो है वो 50% लोगों ने देखा, स्पोर्ट्स 25% लोगों ने देखा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। अगला है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी देखिए बार ग्राफ के जैसे ही होता है, बस फ़र्क क्या है इसमें कि इसमें जो है आपका बार जो होते हैं आपके वो बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल होते हैं, और ये जो क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्लास इंटरवल का मतलब होता है इसमें ऐसे डेटा दिए जाते हैं जो आपस में एक दूसरे से अटैच्ड हो, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है वेट किलोग्राम में 40 से 45%, 40 से 45 केजी, ये केजी में है, और यहाँ नंबर ऑफ पर्सन दिया है 4। फिर अगला जो स्टार्ट हुआ 45 से ही, तो ये देखिए यहाँ भी 45 है और यहाँ भी 45 है, तो ये दोनों एक जैसे नहीं हो गए। ऐसे यहाँ 50 है तो इसमें भी 50 है, यहाँ 55 तो यहाँ 55, तो ये एडजेसेंट डेटा हो गया। एडजेसेंट डेटा का मतलब कि 45 पहले वाले डेटा में भी अवेलेबल है और 45 दूसरे वाले में भी अवेलेबल है। तो हम इन दोनों के बीच में स्पेस कहाँ से दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं ना। तो इसीलिए इस टाइप के डेटा को, जिसमें क्लास इंटरवल, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्लास इंटरवल अवेलेबल होता है, उसे हम हिस्टोग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, यहाँ देखिए फिगर बना हुआ है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जिगजैग लाइन इस्तेमाल किया गया। जिगजैग लाइन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कुछ डेटा को बीच में छोड़ करके तब आते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, आपको पता है पिछले क्लास में बताया गया होगा कि जब हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ जो दोनों ये आपका क्या है, वाई एक्सिस ऊपर वाला है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है आपका, और ये वाला जो है आपका क्या है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटते हैं यहाँ सब 0 0 होता है ना, बताया गया होगा। तो यहाँ 0 0 है। अब 0 0 के बाद आप देखेंगे, ठीक है, कि हमें डेटा लेना है वो 40 से लेना है।
तो हम 0 के बाद में यहाँ 10 लिखे, 20, 30, 40, तो इतना बिना मतलब का ये इतनी जगह जाएगी। तो उसको जगह बचाने के लिए क्या कर दिया गया, जिगजैग लाइन लगा दिया गया। जिगजैग लाइन का मतलब होगा कि यहाँ कुछ डेटा छोड़ करके फिर बाकी यहाँ 40 से जो हमें डेटा दिया गया हमने वो लिखा है। तो यहाँ देखिए 40, 45, 50, 55, क्योंकि यहाँ ऊपर वाले ग्राफ में देखेंगे आप क्या क्या दिया हुआ है, 40, 45, 55, 50, ये सारा 55 सारा दिया हुआ है ना, तो इन्हीं को रिप्रेजेंट करना है हमको, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए 40 से 45 उसमें दिखाया था 4%, तो देखिए 40 से 45 एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया गया और उसको कहाँ तक किया गया, 4% तक। ये देखिए ना, यहाँ पे देखिए इधर ये तो वेट है और इधर नंबर ऑफ़ पर्सन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पर्सन में यहाँ तो 0 रहेगा क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब फिर यहाँ 2-2 का ग्रुप बांटा गया, यहाँ से 2, ये 4, ये 6, ये 8, ऐसे बांटा गया ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 14, ऐसे करके है, ठीक। तो चलिए फिर देखेंगे आप 40 से 45 जो है वो कहाँ तक उसको लेके गया गया, ये 4 तक लेके गया गया, ठीक है। फिर 45 से 50 जो वेट है वो कितने लोगों का है, 45 से 50 जो वेट है वो 12 लोगों का है। कितने लोगों का, 12। ऐसे 50 से 55 कितने लोगों का वेट है, तो ये देखिए 12 और 14 के बीच में मतलब कितना हो जाएगा, 13, तो ऐसे 13 हो गया, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आपको कंपैरिजन करना रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम क्या है। अगला है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ का भी हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन लाइन ग्राफ का इस्तेमाल हम तहाँ उस जगह करते हैं जहाँ पे हमारा डेटा जो कंटिन्यूसली चेंज होते रहे, मतलब लगातार जो है वो चेंज होता रहे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए दिया हुआ है टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। 6 AM सुबह 6 बजे टेम्परेचर जो है 37 था, 10 बजे जो है वो 40 हो गया, दोपहर में 2 बजे वो 38 हो गया, शाम में 6 बजे वो 35 हो गया। तो लगातार आप देख रहे हैं ना टेम्परेचर चेंज होते जा रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए बनाया भी गया लाइन ग्राफ, यहाँ देख के समझ सकते हैं कैसे देखेंगे आप अगर, तो इसमें देखिए यहाँ पे देखिए इधर टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ टाइम है देखिए 6 बजे, 10 बजे, 2 बजे, 6 बजे, ठीक है। और इधर क्या है, टेम्परेचर दिया हुआ है इस तरफ, इस एक्सिस पे। और टेम्परेचर में यहाँ देखिए जिगजैग लाइन किस लिए इस्तेमाल किया, ताकि बीच में कुछ छोड़ना है हमको, क्योंकि हमारा टेम्परेचर 30 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 30 से हम स्टार्ट करेंगे। वैसे तो कितना है हमारा 32 है, 34, 35 जो ऊपर डेटा में दिया हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए 30 से स्टार्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर को लिखना आपने, ठीक है। और फिर 2-2 का गैप ले लेते हैं, 30 है, फिर 32, फिर 34, 36, 38, 40, ऐसे करके। तो अब देखिए पहले 6 बजे टेम्परेचर कितना है, तो 6 बजे टेम्परेचर है आपका कितना, 37 डिग्री। तो देखिए 37, 36 और 38 के बीच में होगा, तो ये बीच वाला यहाँ ले लिया 37 डिग्री। फिर 10 बजे टेम्परेचर कितना बढ़ करके 40 डिग्री हो जा रहा है, तो यहाँ 40 पे लगा दिया गया डॉट। फिर 2 बजे कितना हो जा रहा है, 38 एग्जैक्ट हो जा रहा है। और फिर 6 बजे कितना हो जा रहा है, 35 हो जा रहा है, तो ये 35। अब लाइन ग्राफ मतलब क्या, इन्हीं जो डॉट्स को लगाए उनको मिला देना, ऐसे फिर ऐसे फिर ये ऐसे, इनको मिला दिया जो है ये ऐसे, तो यही हो गया आपका लाइन ग्राफ, ठीक है। तो चलिए अब ये बेसिकली हो गया। अब वैसे यहाँ पे देखिए लाइन ग्राफ, यहाँ पे मान लीजिए अगर एक से ज़्यादा वैल्यू हो, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए क्रिकेट टीम की बात की जाए तो 2 बैट्समैन, एक है बैट्समैन ए और एक है बैट्समैन बी, तो दोनों का डेटा रिप्रेजेंट करना। तो एक को हमने एग्जैक्ट लाइन सीधे लाइन से ड्रॉ किया गया है और एक को डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया गया, ये देखिए ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया गया। तो 2-3 डेटा अगर हो आपके पास या उससे भी ज़्यादा हो तो उसको भी आप इस ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए बेसिकली जितना इस चैप्टर के बारे मतलब इस एक्सरसाइज के बारे में था वो मैंने आपको बता दिया। अब हमें डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन दिया है, कैसे करना है। देखिए पहला ये वाला आपका जो है ये लाइन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया गया। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें दिया हुआ है कि ये टेम्परेचर दिखा रहा है किसी एक पेशेंट का हॉस्पिटल में, ठीक है, और हर घंटे का टेम्परेचर है। तो आपको देख के स्टडी करना। देखिए जैसे 9 o'clock पे देखिए कितना है, 9 o'clock पे 9 बजे टेम्परेचर कितना है उसका भाई, 35 और 36 के बीच में है ये, तो कितना हो जाएगा 35.5 9 बजे। ऐसे 10 बजे कितना है, 10 बजे आपका 36 है, एग्जैक्ट देखे ना यहाँ 10 बजे। ऐसे ही फिर 11 बजे कितना पहुँच गया 39, 11 बजे 39 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टडी करना है, ठीक। एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे आप, थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको, और वो ये है कि ये एक मिनट ये थोड़ा सा ऊपर कर दो, अब देखेंगे आप। ये देखिए यहाँ पे 1 और 2 के बीच में जो टेम्परेचर है वो एक सीधी लाइन में ऐसे गया। तो सीधी लाइन का क्या मतलब हुआ, ये देखिए ये टेम्परेचर जो है ये 36 और 37 के बीच मतलब कितना है 36.5 है ये। तो 1 से 2 के बीच में ये जो टेम्परेचर है वो कितना है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब 1 से 2 के बीच में उस पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो ना तो बढ़ा ना ही घटा, वो फिक्स रहा 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सीधी लाइन का यही मतलब होता है, ठीक है।
तो चलिए अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये लाइन ग्राफ जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो बताना है आपको। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था? तो देख के बताइए भाई। एक यहाँ बज रहा है और ये सामने कहाँ तक है इसका, ये देखिए ये है ना इसके सीधे यहाँ पे। तो ये वाला डॉट है, ये वाला डॉट किसके सामने है? ये इसके सामने है। तो ये 36.5 था, अभी मैंने आपको बताया था। तो आप क्या लिखेंगे तब? आप स्टेप में कैसे लिखेंगे इसको? आप जैसे यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, और फर्स्ट का ए पार्ट। अब एक पे लिख देंगे कि द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM, ऐसे लिख देंगे द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM वॉज, कितना था वो? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बस ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। ऐसे ही अब मैंने ये तो एक यहाँ लिख के दिखा दिया, बाकी आप खुद से लिखेंगे, मैं आपको बता दूंगा केवल। ऐसे पूछा है कि व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5। 38.5 कब था पेशेंट का टेम्परेचर? तो चलिए देख के बताते हैं। 38.5 ये रहा 38, और 39 किसके बीच का? यहाँ पे ये रहा, ये वाला डॉट मिला। तो ये कब है टेम्परेचर? कितने बजे? ये 12 बजे। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 o'clock, ठीक है। तो पूरे स्टेप में आप लिखिएगा इसको, ठीक है ना। तो अब ऐसे ही बाकी नीचे के जो क्वेश्चन हैं उनको देख करके आप समझिएगा और उनका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ठीक है ना। इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो है उसका सेल्स के बारे में दिया हुआ है, तो भी आप देख करके समझ सकते हैं। लाइन ग्राफ का ही है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड बताता हूँ। थर्ड इसलिए बताता हूँ क्योंकि यहाँ 2 डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर के दोनों क्वेश्चन में एक एक डेटा था, तो एक बता दिया, एक आप खुद कर लीजिएगा। थर्ड वाले में देखिए 2 डेटा दिया हुआ है, इसका भी एक बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है, इन बॉटनी। और बॉटनी मतलब एक सब्जेक्ट होता है आपका बॉटनी, ठीक है। आगे जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो बॉटनी आपको पढ़ना होगा, बायोलॉजी में का एक पार्ट है। तो बॉटनी में हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ देखिए प्लांट के बारे में दिखा हुआ है कि एक है प्लांट ए जो कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, ये देखिए ऐसे ऐसे, और एक है प्लांट बी जो कोई स्ट्रेट ऐसे सीधी लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, प्लांट बी। यहाँ लिखा हुआ देखिए ना, ऊपर वाला प्लांट है, नीचे वाला प्लांट बी। प्लांट ए डॉटेड लाइन से है और ये सीधी लाइन से जो है वो प्लांट बी को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। चलिए तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है भाई कि दियर हाइट्स वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक्स। मतलब उन जो प्लांट हैं उनको लगाया गया तो उनके हाइट को मेज़र करना शुरू किया गया, और हर एक हफ्ते बाद उनके हाइट को मेज़र करके देखा गया कि एक हफ्ते बाद दोनों प्लांट के हाइट में क्या बढ़ रहा है या रुका हुआ है, या मतलब जो है क्या है। तो दोनों प्लांट की हाइट को मेज़र किया गया और उसके रिज़ल्ट को जो है वो नीचे दिखाया गया। मतलब नीचे रिज़ल्ट भी है क्या है? अच्छा, रिज़ल्ट माने यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट है ये लाइन ग्राफ के जरिए रिज़ल्ट दिखाया गया। यहाँ देखिए दिया है ना वीक, तो यहाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये पहले वीक के बाद दोनों प्लांट का हाइट यहाँ पे देखिए, ये हाइट है इधर 2 4 6 8, और किस में? ये सेंटीमीटर में यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहले वीक बाद यहाँ पे है, दूसरे वीक का यहाँ पे है, और तीसरे वीक का फिर यहाँ पर है। तो यही इन्हीं को हमें देख करके फिर नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर देना है। तो समस्या ये है कि अगर मैं इसे ऊपर कर देता हूँ तो नीचे क्वेश्चन नहीं दिखेगा मुझे। तो चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन देख लेता हूँ और वही बता देता हूँ, बाकी आपके तो समझ में आ ही गया होगा तो आप करेंगे ही। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिख रहा है इसमें कि हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक एंड आफ्टर 3 वीक। मतलब प्लांट ए 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद उसकी हाइट क्या है। चलिए तो देखना पड़ेगा हमको। यहाँ पे प्लांट ए को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, तो डॉटेड लाइन भाई 2 सप्ताह बाद यहाँ 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 ये यहाँ पहुँचा है। तो इस जगह ये कौन सी हाइट है, इसको सामने लेके जाएंगे इधर, तो ये 6 और 8 के बीच है, मतलब 7 सेंटीमीटर। तो 2 हफ्ते बाद ये हो गया। अब फिर डॉटेड लाइन को देखना है 3 हफ्ता, तीसरा हफ्ता यहाँ पे, इससे ऊपर जाएंगे, ये वाला पॉइंट मिला, ये है प्लांट ए। इसको सामने लेके जाएंगे जब हम, तो यहाँ पे 8 और 10 के बीच में, तब 9 आ रहा है, 9 सेंटीमीटर। तो बस हमें क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। तो हम ऐसे लिखेंगे कि द हाइट ऑफ द प्लांट ए आफ्टर 2 वीक इज़ 7 सेंटीमीटर एंड आफ्टर 3 वीक इज़ 9 सेंटीमीटर। बस हो गया आंसर आपका, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए अगर प्लांट बी का पूछते तो प्लांट बी का बता सकते हैं। और मान लीजिए एक और क्वेश्चन बता दूं मैं कुछ, जैसे थर्ड वाला, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग 3 वीक्स। मतलब क्या कि 3 हफ्ते में ये प्लांट ए कितना बड़ा हुआ। तो चलिए देखना पड़ेगा उसको। तो प्लांट ए भाई कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, 0 से इसकी हाइट शुरू हुई थी और कहाँ तक गया इसकी हाइट इन 3 हफ्ते में। जो इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, और ये सामने कितना है 9 सेंटीमीटर।
तो इसका मतलब 3 हफ्तों में जो प्लांट है वो 9 सेंटीमीटर तक जो है वो बड़ा हो गया है, ठीक है। प्लांट ए, अगर मान लो यही पूछ ले प्लांट बी कितने 3 हफ्तों में बड़ा हुआ, तो प्लांट बी ऊपर वाला है, इसको ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। मतलब 3 हफ्तों में जो प्लांट बी है वो 10 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक। चलिए, तो ऐसे बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करिएगा, ठीक है ना। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन भी देखिए, इसमें भी जो है आपका 2 ग्राफ है, तो 2 ग्राफ का क्वेश्चन मैंने आपको एक बता दिया, तो आप एक दूसरा करिएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, और इसमें दिया है यूज़ द टेबल टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ। अब देखिए इस बार आपको टेबल का इस्तेमाल करके खुद से लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तक तो आपको लीनियर ग्राफ ड्रॉ करके दिया जा रहा था, लाइन ग्राफ जो है, और आप केवल क्वेश्चन का आंसर उसे देख के बता रहे थे। इस बार आपको ग्राफ खुद से ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं भाई क्या दिया हुआ है। इसमें पहले ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में दिया है नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लीजिए ऐसे हम एक्सिस बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ईयर दिया है, तो इधर को इधर ईयर रिप्रेजेंट कर देंगे हम, इधर क्या रिप्रेजेंट कर देंगे? ईयर्स। तो क्या कौन कौन सा ईयर है? मान लीजिए ये हो गया 2003, इधर हो गया आपका 2004, इधर हो जाएगा 2005, इधर थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ, इधर हो जाएगा 2000, यार बढ़ नहीं रहा ये, चला गया। तो अब इधर हो जाएगा आपका 2006, ठीक है। चलिए, और इधर आपका क्या कर दे रहे हैं हम, इस तरफ कर दे रहे हैं हाइट, आपका हाइट कह रहे हैं, वो डेज़ कर दे रहे हैं, जिन जिन दिनों पे जो है स्नोफॉल हुआ। इधर हो गया आपका डेज़। अब यहाँ देखिए 8, 10, 5, 12 इस तरीके से दिया हुआ है, तो हम 2-2 का गैप मान लेते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हम 1-1 का मानते हैं, जैसे यहाँ तो 0 हो जाएगा आपका, फिर अगर इसे 1 इसे 2 मान लेते हैं तो ऐसे 15 तक बहुत ऊंचा चला जाएगा, मैं आपको रिप्रेजेंट भी नहीं करके दिखा पाऊँगा। तो हम 2-2 का गैप मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ये 0 है, इसको मान लेते हैं 2, थोड़ा साफ कर दें इसे, ये रहा, ये हो गया आपका 2, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 10, फिर 12, फिर ये 14, और फिर ये 16 तक, यहाँ तक मैंने कर दिया, ठीक है। चलिए, तो अब यह दिया हुआ 2003 में कितने डेज कितने दिन जो है आपका स्नोफॉल हुआ है। 2003 में 8 डेज दिया हुआ, तो 8 कहाँ पे भाई, हमारा 8 ये है, इसके सामने इसको ऐसे लेके आएंगे डॉट डॉट में, और फिर 3 को इसको आगे ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये डॉट हो गया बड़ा सा, ठीक है। तो इसको बड़ा डॉट ऐसे लगा दीजिएगा। 2003 का 8 डेज़ हो गया, फिर 2004 में 10 डेज़, तो 10 के सामने इसको ऐसे डॉटेड लेते आइएगा, और इसको यहाँ पे ऐसे डॉटेड, और फिर यहाँ पे ऐसे बड़ा सा डॉट कर दीजिएगा, ठीक है। 4 का हो गया ऐसे, 5 में 5 डेज़ है, तो 4 और 6 के बीच में यहाँ पे होगा 5 कहीं, तो इसको ऐसे सीधा लेते आएंगे ऐसे यहाँ तक, और 2005 कहाँ है, यहाँ पे, तो इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा ऐसे, ठीक। ऐसे ही 6 में 12 डेज़ है, तो 12 कहाँ है भाई, ये रहा, तो 12 को ऐसे सामने लेते आइए ऐसे, और ये 6 को यहाँ पे ऐसे यहाँ पे, तो ये आपका जो है यहाँ पे मिल गया, ठीक है, इस जगह पे। तो बस अब जो है आप क्या करेंगे, लाइन से इनको मिला दीजिएगा ऐसे, ये देखिए, ये इसको ऐसे मिला दीजिएगा, फिर कहाँ गया भाई, इसको नीचे यहाँ आया ऐसे, और फिर ये ऊपर आया ऐसे, बस यही हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे ए वाला हो गया है आपका। अब हम किसे करेंगे, अब हम बी वाले पार्ट को करेंगे। बी वाले पार्ट में क्या है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन विलेज इन डिफरेंट एरियाज डिफरेंट ईयर्स, सॉरी। अच्छा, पॉपुलेशन के बारे में बात किया गया है कि मेन का जो पॉपुलेशन है 2003 में कितना था, 2004 में कितना था, 2005 में कितना था, और वुमेन का फिर वही सेम ईयर में कितना था। तो इसका मतलब यहाँ देखिए 2 लोगों को दिया गया, मैन और वुमेन, इसका मतलब आपके इस बार 2 लाइनें आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो मैंने बताया था 2 लाइनें, अभी ऊपर आपने देखा है कि अगर 2 लाइनें होती तो एक को सीधी लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, और एक को किससे करते हैं, डॉटेड लाइन से ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो आपको इस बार वही करना पड़ेगा। तो चलिए, तो हम बना लेते हैं सबसे पहले ये आपका ग्राफ, और इस पे हम इधर दिखा देते हैं, क्या ईयर दिखा देते हैं, ईयर्स। मान लीजिए 2003, इसको ये लिखिए 2003, इधर ले लेता हूँ 2004, फिर 2005। बाकी मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इधर 2005 हो गया। अब इधर पॉपुलेशन लेते हैं, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं इसको जिगजैग लाइन बना देता हूँ स्टार्टिंग में, ये हल्का सा मिटा करके इसको, ये अब इसको हम बना देते हैं जिगजैग लाइन, ये
ऐसे। अब जिगजैग क्यों बना रहा हूँ, वो इसलिए ताकि देखिए यहाँ हमारा रिजल्ट 12 से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं यहाँ इसको 1 2 3 4 5 करूँगा, इतना दूर तक कोई मतलब ही नहीं है, इतनी जगह फालतू चली जाएगी। तो उसके लिए जिगजैग लाइन बना देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बीच में कुछ डेटा है जिनका इस्तेमाल नहीं करना है। जिगजैग का मतलब अभी मैंने आपको बताया ना, जिगजैग लाइन। अब हम यहाँ डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से क्या आपका, क्योंकि यहाँ 12 से स्टार्ट है तो हम मान लो 10 ले लेते हैं। तो ये हो गया 10, फिर कुछ दूरी पे ये ले लिया 12, फिर कुछ दूरी पे ये ले लिया 14, ये कुछ दूरी पे ले लिया 16। ठीक है, चलिए अब जो है हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ़ मैन 2003 में कितना है, 12 है। तो 2003 हमारे पास यहाँ है और मैन है 12। तो ये देखिए इसको डॉट डॉट हल्का करके बढ़ाइए, इसको भी हल्का करके बढ़ा दीजिए, यहाँ पे ये आ गया। तो ये हो गया आपका ऐसे। और फिर एक काम करता हूँ, मैन को अलग तरीके कलर से और वुमेन को अलग तरीके से कलर से कर दूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए मैन का पहले सारा नोट कर लेते हैं। और फिर 2003 का हो गया। 2004 में मैन कितना है, 12.5। तो 2004 में 12.5 मतलब इन्हीं के बीच में यहाँ कहीं पे ऐसे। तो इसको हल्का हल्का बढ़ा दीजिए और इसको हल्का हल्का करके बढ़ा दीजिए, तो यहाँ कहीं मिलेंगे ये दोनों इस पॉइंट पे। ऐसे 2005 में 13 है तो 13 यहाँ पे, ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा इस जगह पे, और ये ऊपर ऐसे यहाँ पे। तो इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है ना, ये 13 का हो गया, मतलब 13 हो गए। और ये 2005 ईयर का है। अब सेम ऐसे ही कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। और जो है आपका अब रिप्रेजेंट करेंगे वुमेन को। तो वुमेन 11.3 है 2003 में। तो 11.3 मतलब ये 10 से ऊपर 11 यहाँ कहीं होगा 11.3। तो इसको हल्का सा ऐसे आगे बढ़ाएंगे और 2003 को इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ऐसे ही आपका 11.9 है 2004 में। तो 11.9 मतलब ये 12 से बिल्कुल हल्का सा नीचे, एकदम ऐसे यहाँ पे हल्का सा नीचे। और ये 2004 है तो इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे तो ये इस जगह आ जाएगा, इस पॉइंट पर हल्का सा नीचे है 12 के बस। ऐसे 2005 में 13 सेम है। चलिए भाई, तो 2005 में इसका भी 13 था, मैन का भी और वुमेन का भी, तो इसका भी 13 हो गया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, अब हमें बस बाकी देखिए 2006 और 7 मैंने नहीं रिप्रेजेंट किया है, जगह इतने इधर नहीं है। तो अब मिलाना है आपको। तो एक काम करिए, पहले जो कलर मैंने इस्तेमाल किया वुमेन का मैं मिला देता हूँ। तो वुमेन का देखो, इसको यहाँ से मिला दीजिएगा और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब मैन का मिलाना हुआ तो मैं कलर चेंज करके जो मैन का बनाया हुआ था मैन का कलर, ये देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे और फिर यहाँ से यहाँ ऐसे मिला दिया। अभी बाकी 2 ईयर का इधर कहीं डॉट लगेगा, उसको मिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो मैंने छोड़ दिया है, वो आप कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो इसी तरीके से आपको इसमें मिला करके रिप्रेजेंट करना और कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में ग्राफ दिया हुआ, आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो चलिए देखिए, इसमें दिया हुआ कि एक कुरियर पर्सन है, ठीक है ना, वो साइकिल से एक टाउन से दूसरे टाउन जाता है अपना पार्सल डिलीवर करने के लिए, ठीक है। मतलब जैसे वो पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर होता है आपके घर लेटर लेकर के आता है, वैसे ही, ठीक है। कुरियर पर्सन लाया है यहाँ पे। तो आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देख के बताना है। ये ग्राफ, तो ग्राफ में ज़रा देखेंगे हम, यहाँ टाइम दिया हुआ है सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ठीक है। और यहाँ डिस्टेंस दिया कि कितना किलोमीटर वो चला। 8 बजे जब वो शुरू किया तो 8 से 9, जब 9 बजा यहाँ पे तो कितना किलोमीटर चल चुका है, 10 किलोमीटर चल चुका है। ऐसे ही 10 बजे वो कहाँ तक पहुँच गया है, वो 16 किलोमीटर चल चुका है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर देख देख के बताना है। बहुत ही आसान है, चलिए देख के बताते हैं फटाफट क्या क्या है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। अच्छा, टाइम एक्सिस के लिए क्या स्केल लिया गया है ये बताना है आपको। चलिए, तो देखिए टाइम एक्सिस ये है हमारा, यहाँ पे यही है ना टाइम एक्सिस, ये जो टाइम रिप्रेजेंट किया, देखो यहाँ टाइम का एरो बना करके दिखाया गया, ठीक है। तो क्या स्केल लिया गया, तो यहाँ देखिए ये 1 2 3 और ये 4 लाइनों को मिला करके 1 घंटा दिखाया गया है ना। 8 देखिए यहाँ पे, 1 मिनट देखिए आप, 8 AM से 9 AM माने 1 घंटा, और उसके लिए 4 लाइनों का इस्तेमाल किया है ना। तो ये 4 लाइनों को हम यूनिट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर ये हो जाएगा कि 1 यूनिट, नहीं 1 यूनिट नहीं, 4 यूनिट, 4 यूनिट, 4 लाइनों का इस्तेमाल किया ना। 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर, मतलब 4 यूनिट का इस्तेमाल किया गया है 1 घंटे के लिए। ऐसे ही अगला 1 घंटे 9 से 10 के लिए फिर 4 यूनिट, 1 2 3 4 यूनिट का इस्तेमाल किया गया, देखें, ठीक है ना। तो ये आप लिख दीजिएगा, पहले का ही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल। अच्छा, पूरा जितना भी ट्रैवलिंग किया पर्सन ने, उसमें टोटल उसने कितना टाइम लिया। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो 8 बजे शुरू किया था, फिर 8 से 9 बजे यहाँ पहुँचा, 10 बजे यहाँ पहुँचा, फिर 10 से 11 के बीच में ये बीच वाला पार्ट है, ये इतना वो ऐसे ही रहा। उसके अंदर फिर 11 साढ़े 10 से लेकर के कितना
ये 11 और 12 के बीच में, मतलब 11:30 बजे तक यहाँ पहुँचा। अब इससे आगे वो बढ़ा ही नहीं है, तो कितना टाइम हो गया, 9 से 10 1 घंटा, 8 से 9 है 1 घंटा, 9 से 10 ये 1 घंटा और 10 से 11 ये 1 घंटा और 11 से 11:30 ये आधा घंटा। 1 2 3 और ये 3.5, मतलब कितना हो गया 3.5 घंटा, मतलब 3.30 आवर्स। ठीक है, मतलब वो 3.5 घंटे जो उसने ट्रैवलिंग किया। ठीक है, चलिए ऐसे एक और कोई क्वेश्चन बता दूं, मान लीजिए इसी का, जैसे सी वाला पार्ट बता दो, बाकी आप करिएगा। हाउ फॉर इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। अच्छा, मर्चेंट के टाउन जो कि 8 बजे उसने शुरू किया था और वो अंत में जहाँ पहुँचा कितना 3.5 घंटे बाद यहाँ पहुँचा है ना, इसके बीच का कितना दूरी है, तो सिंपल सा दूरी इधर डिस्टेंस यहाँ दिखाई गया ना, ये किसके सामने है, ये सामने आया है 22 के, तो इसका मतलब थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा 22 किलोमीटर। इसका मतलब कि मर्चेंट अपने गांव से 22 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है, कितने देर में, 3.5 घंटे में। ठीक है, बस, तो ये 22 घंटे ही आपका आंसर है, 22 किलोमीटर, 3.5 घंटे तो पहले, इससे पहले वाले का आंसर था। ठीक, तो देखा इस तरीके से आप ये भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देख के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ देखिए टाइम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ दिया है, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, मतलब कौन कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा गलत, अगर सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों। तो चलिए देखिए ज़रा सा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। इधर दिया है टाइम, मतलब इधर टाइम बढ़ेगा और ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई, पहले वाले ग्राफ में हम देखते हैं, इधर टाइम देखिए, तो ये जो ग्राफ है ये सीधा लीनियर ऐसे बढ़ते हुए चले जा रहा है, मतलब तो इसको हम देखेंगे तो इधर टाइम भी बढ़ रहा है और इधर क्या है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, मतलब ये समय के साथ साथ इसका टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा ऐसे। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अभी सिंपल सी बात है, सुबह के टाइम पर जब आप उठते हो तो जो है आपका मान लीजिए 10 बजे जो है धूप हल्की सी निकली रहती है तो टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, 11 बजे धूप और तेज़ हो जाती है तो टेम्परेचर और बढ़ जाता है, 12 बजे और बढ़ जाता है, 1 बजे और बढ़ जाता है, तो उसको इसी ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म ग्राफ होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो ये पॉसिबल है, सही है बिल्कुल। चलिए दूसरा देखते हैं, ये इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें देखिए समय तो बढ़ रहा है आपका इधर, लेकिन टेम्परेचर यहाँ देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये बिल्कुल अब आज ही का जो दिन है आप उसे ले सकते हो। जैसे आज अभी देखिए टेम्परेचर जो है दोपहर में थोड़ा सा ठीक था, अब धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है। डाउन होने का मतलब कम हो रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए दोपहर में 12 बजे अगर टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, तब 1 बजे क्योंकि धूप खत्म हो गई है तो टेम्परेचर और कम हो गया है, 20 से मान लीजिए 16 या 17 आ गया है। फिर अभी 2 बजे 3 बजे और ऐसे शाम में 6 बजे 7 बजे और टेम्परेचर घटता चला जाएगा, 8 डिग्री 10 डिग्री मतलब टेम्परेचर हो जाएगा, रात में और घट करके 4 डिग्री 5 डिग्री तक चला जा रहा है। तो यहाँ इसका ये जो ग्राफ है ये टेम्परेचर ये वाला दिखा रहा है कि इसमें जो है समय तो बढ़ रहा है, समय तो आगे आगे चल रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो है घटते चला जा रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है हो गया आपका। ठीक है ना, थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है। थर्ड वाले में आप देखिए यहाँ पे ये जो समय तो इधर बढ़ रहा है, लेकिन 1 मिनट, यहाँ तो समय बढ़ ही नहीं रहा है बल्कि टेम्परेचर बढ़ते चला जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अभी बताइए, समय को कोई रोक सका है, समय तो बढ़ ही रहा है, हर सेकंड समय बदल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है देखिए समय नहीं बढ़ रहा, समय फिक्स हो गया और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये थर्ड वाला ग्राफ जो होगा ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें समय को रोक दिया है, इसने टाइम को रोक दिया। देख रहे हैं ना, टाइम वाला ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, इधर नहीं बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ऊपर की तरफ तो बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय भी तो बढ़ना चाहिए, तो इसलिए ये वाला ग्राफ गलत है आपका। ठीक है, तो रीज़न आप दे दीजिएगा, क्या रीज़न देंगे कि सिंस यहाँ पे जो है टाइम इज़ कांस्टेंट और इट कैन नॉट बी पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि समय कांस्टेंट हो, तो थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ वाले में देखते हैं, फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ ज़रा सा ऊपर करके देख लेते हैं इसे। इसमें देखिए टाइम इधर बढ़ रहा है, हाँ देखिए, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे एक ही जगह पे और वही फिक्स है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अब मान लीजिए जैसे आपका जो है कोई आप अपने एक आपका कमरा है, ठीक है, उस कमरे में कोई एक ऑब्जेक्ट आप रख देते हैं, ठीक है, और उसको बंद कमरे को बंद कर देते हैं, मतलब बाहर से कोई हवा या धूप उप ना आ जाए अगर, तो कमरे का टेम्परेचर तो फिक्स रहेगा ना। तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद अगर उस ऑब्जेक्ट को आप देखने जाते हैं तो उसका टेम्परेचर तो वही रहेगा, समय तो बढ़ गया, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद आप जाके देख रहे हो तो समय तो बढ़ गया, लेकिन टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का क्या है, फिक्स है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि ये ग्राफ जो है वो पॉसिबल है। वो कब है, जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो, टेम्परेचर ना बढ़े, लेकिन समय तो बदलता ही है, समय बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सही है आपका, तो मतलब थर्ड वाला ही जो था यही गलत था, क्योंकि इसने समय को रोक दिया था, टाइम को स्टॉप कर दिया था। ठीक है ना, तो इस तरीके से भाई ये आपका हो गया, और ये आई थिंक पहला एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब अगले एक्सरसाइज में हम लीनियर ग्राफ के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए।